वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट के वीडियोस में हमने चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का पहला पार्ट डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम उसके आगे का डिस्कस करेंगे। जैसे कि कल हमने डिस्कस किए थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और रेट प्रोपोर्शन इक्वल प्रोपोर्शन वाला हमने डिस्कस किया था। वो एक प्रिंसिपल्स थे, जो सर्टेन लॉज हैं वो जो गवर्न करते हैं कि अगर कोई एलिमेंट या सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करेंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो सर्टेन अकॉर्डिंग टू हमारा लॉज ही बनेगा। ये कल के लॉज ने हमें समझाया था। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज हम डेल्टन एटम्स के बारे में पढ़ेंगे। वी विल लर्न मोर अबाउट द एटम्स और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमारा जो केमिस्ट्री है उसका बेस सेटअप करता है। ओके, तो आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं डेल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में। बहुत ही इजी है। ऑल अबाउट एटम पढ़ेंगे। एटम्स आप जानते होंगे। मैं आपको एटम्स की कुछ ब्रीफिंग देती हूँ कि पहले अगर आपसे पूछेगा व्हाट इज एटम, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल कोई भी एक एलिमेंट या कोई भी मैटर रहता है, जो भी मैटर, वो किससे बना होता है? एटम से बना होता है। और एटम्स एक बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं, जो छोटे छोटे एटम्स कंबाइन होके एक पूरा मैटर बनाते हैं। ठीक है, तो वही एटम्स या एलिमेंट फॉर्म करते हैं। ठीक है, एलिमेंट को फॉर्म करते हैं। जैसे कि कोई भी एलिमेंट है, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, आर्गन, ये सब जो बहुत सारे एटम हैं, ये सब छोटे छोटे ये जो एलिमेंट है, ये सब क्या है? ये छोटे छोटे एलिमेंट एटम से बने हुए हैं। ओके, ये छोटे छोटे, और ये एटम्स इतने छोटे रहते हैं कि इसको आप अलग भी नहीं कर सकते। ये एक साथ कंस्टिट्यूट होके बने हुए रहते हैं। इसके साइज और आगे के पार्टिकल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो एटम के बारे में आपको पता चल गया कि एटम एक ऐसे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स कहलाते हैं किसी भी एलिमेंट के। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एन एलिमेंट और कॉन्स्टिट्यूट करके साथ में मिलके वो लोग एक एलिमेंट को फॉर्म करते हैं। ओके, ये था हमारा एटम के बारे में। अब पढ़ते हैं डेल्टन इकोनॉमिक थ्योरी। डेल्टन एटॉमिक थ्योरी, इन्होंने एटम के बारे में बताया था। ठीक है, इन्होंने ही एटम के बारे में बताया है। इन्होंने ये बताया है कि पहले तो बताया कि सारे जो भी एलिमेंट्स रहते हैं वो मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। इन्होंने ये बताया। ओके, फर्स्ट पॉइंट। और उन्होंने एटम का फर्दर इंट्रोडक्शन देते हुए बोला है कि ऑल मैटर इज कंप्राइज्ड ऑफ टाइनी डेफिनेट पार्टिकल्स। मतलब इतने छोटे छोटे पार्टिकल सारे कंप्राइज, जैसे कि आप चाहे वो मिक्सचर हो, चाहे वो कंपाउंड हो, चाहे वो एलिमेंट हो, सब एक टाइनी पार्टिकल से बने हुए रहते हैं और उसको बोलते हैं हम लोग एटम। ठीक है, हमने मैटर पढ़ा था ना। मैटर एक प्योर सब्सटेंस होता है, एक इम्प्योर। प्योर फर्दर दो में डिवाइडेड होता है, एलिमेंट और कंपाउंड, और मिक्सचर रहता है हमारा एक इम्प्योर सब्सटेंस। तो वो सारे किससे बने हुए हैं? एटम से बने हुए हैं। उसके बाद एटम्स आर इनडिविजिबल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल। मतलब जो एटम है, मान लो फॉर एग्जांपल ये है हमारा एक एलिमेंट, और ये ऐसे ऐसे करके ये एटम्स फॉर्म करके बने हैं। तो ये हम लोग इसको ना ही आप इस एटम को आप डिवाइड कर सकते हो, अगर इंडिविजुअल इनका वेट या इंडिविजुअली कैसे देखना है, ना आप इसको डिवाइड कर सकते हो, ना आप इनको तोड़ सकते हो। ठीक है, दे आर इनडिस्ट्रक्टेबल एंड इनडिविजिबल रहते हैं एटम्स। उसके बाद ऑल एटम्स ऑफ ए पार्टिकुलर एलिमेंट शेयर्ड आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज एंड वेट। तो ये जब साथ में कॉन्स्टिट्यूट किए हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज ये सब मिलके सारे मिलके एक एलिमेंट का फॉर्म करते हैं। जब वो एक एलिमेंट फॉर्म कर रहे हैं सेम टाइप का, तो उसकी प्रॉपर्टीज कैसे अलग हो सकती है, उनके मास कैसे अलग हो सकते हैं? तो जब एक एटम मिलके एक एलिमेंट फॉर्म कर रहे हैं तो जो एटम्स हैं उनकी सारी प्रॉपर्टीज, वेट या मास सब सेम रहते हैं। वही बोला है, ऑल एटम्स ऑफ ए पार्टिकुलर एलिमेंट शेयर आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग वेट। उसके बाद एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंटेन डिफरेंट मास। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, जितने भी है, कार्बन, क्लोरीन, ये सब एलिमेंट है। ये एलिमेंट के डिफरेंट डिफरेंट मास रहते हैं। अब मास कैसे हम लोग को डिस्कस करना है, ये मैं हम लोग आपको आगे पढ़ाऊंगी एटॉमिक मास के बारे में। ठीक है, मास मतलब उनका वेट कितना है, वेट कंपेयर कैसे करना है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन फिक्स्ड होल नंबर रेशियो व्हेन फॉर्मिंग कंपाउंड। जितने भी एटम्स होते हैं वो कंबाइन कुछ रेशियो में कंबाइन होते हैं। जैसे कि हमने बोला है ना, दो एलिमेंट मिलके फॉर्म करते हैं कंपाउंड, तो एलिमेंट भी किससे बने होते हैं? एटम से। तो वो लोग फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं टू फॉर्म अ कंपाउंड। ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। आई होप आपको एटम्स को समझ में आएगा। एटम्स की थ्योरी किसने दी थी? डेल्टन ने दी थी। और एटम्स के बारे में उसने ब्रीफिंग दिया था कि वो इतने छोटे स्मॉल पार्टिकल्स रहते हैं, ना हम उनको तोड़ सकते हैं और ना ही उनका इंडिविजुअल मास या प्रॉपर्टी मास पता कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अबाउट एटम। एटम को मैंने आपको बताया कि इतने स्मॉल रहते हैं कि आप इनको अलग नहीं कर सकते। और
एटम्स का स्ट्रक्चर ऐसा रहता है, ये एक बिल्डिंग ब्लॉक जैसे बने रहते हैं और ये छोटे छोटे कंबाइन होके क्या फॉर्म करते हैं, एक एलिमेंट। जैसे कि ये फॉर्म है, ये एक एलिमेंट फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मोर अबाउट एटम। अब साइज ऑफ एन एटम। एटम का साइज बहुत छोटा होता है। पहले तो आता है 1/10⁹ m इज इक्वल टू 1 mn। ठीक है, नैनोमीटर, नैनोमीटर इसको बोलते हैं कि 1/10⁹ m इज इक्वल्स टू 1 नैनोमीटर बोलते हैं। नैनोमीटर बहुत छोटा था ना, दे आर सो टाइनी पार्टिकल्स। और 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10⁹ नैनोमीटर। ठीक है, नैनो, ये साइज बहुत ज्यादा स्मॉल होता है। एटम्स आर वेरी स्मॉल एंड देयर रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर। इनके रेडियस जो रहता है उसको हम लोग मेजर किसमें करते हैं, इन नैनोमीटर में। उसके बाद क्या हुआ था, जो मॉडर्न मॉडर्न जो हमारे डे थे उसमें एटम्स को डिफरेंट सिंबल से जाना जाता था। ये दिया था डाल्टन ने। डाल्टन ने अपने एक एटॉमिक थ्योरी या उसने बताया था, साइंटिस्ट थे, उन्होंने बहुत सारे एलिमेंट निकाले थे और वो एलिमेंट को, बहुत सारे एलिमेंट है तो रिकॉग्नाइज करने के लिए उन्होंने एक सिंबल निकाला था कि हम उन सिंबल से रिकॉग्नाइज करेंगे कि कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, कॉपर है, सोडियम, फास्फोरस, लीड, आयोडीन, गोल्ड एंड मर्क्यूरी। ये सबके अलग अलग उन्होंने सिंबल निकाले ताकि बहुत सारे एलिमेंट है और उनको आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग या डिनोट करेंगे विद देयर सिंबल। लेकिन जैसे जैसे हम प्रैक्टिस में गए तो हमने ये नोटिस किया कि इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू ड्रॉ द सेम सिंबल ऑफ दैट पार्टिकुलर एटम। ठीक है, एलिमेंट। हम हर कोई अपनी ड्राइंग स्किल्स में अलग अलग होता था, तो वो अलग अलग सिंबल फॉर्म कर लेता था जिसको अलग अलग हम एलिमेंट समझने लगते थे। इसीलिए ये पूरी जो डाल्टन ने जो सिंबल की थ्योरी दी थी वो पूरी फ्लॉप हो गई ड्यू टू, क्योंकि उसका सिंबल हम अच्छे से नहीं बना पा रहे थे। सब अलग अलग, मर्क्यूरी का जैसे ऐसा है तो कोई ऐसा ऐसा बना देता था, तो वो फ्लॉप हो गया। उसके बाद हमारे एक और साइंटिस्ट आए जिसका नाम है बर्जीलियस, जे बर्जीलियस ने बोला कि जो हमारे एटम एलिमेंट है उनको हम नाम से पुकार, नाम उनका एक पर्टिकुलर सिंबल देंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर उसका नाम है एलिमेंट का राम, तो RA उसका या अलग अलग डिपेंड करेगा। पहले क्या होता था कि जो एलिमेंट है, मैं इस बारे में आपको और बताती हूँ। जैसे कि हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का हम लोग हाइड्रोजन का हम लोग लेंगे H। ठीक है, और उसके बाद सोडियम, उसके बाद क्या लेंगे, सोडियम का Na। अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे। तो बर्जीलियस ने ये बताया कि उसका जो नाम रहेगा उसके जो 2 लेटर या 1 लेटर रहेंगे वो हम लेंगे उसके नाम के लिए। ये बताया था हमारे साइंटिस्ट बर्जीलियस ने, ताकि तब एलिमेंट का रिकॉग्नाइज करना, उसका रिमेम्बर करना इजी हो जाएगा। ओके, तो ये दिया था बर्जीलियस ने। अब जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते गए तो हम डिफरेंट डिफरेंट नाम आए एलिमेंट्स के, बहुत सारे एलिमेंट्स फॉर्म हुए। और वो जब एलिमेंट्स फॉर्म हुए तो पहले ये देखा जाता था कि उसके जो नाम है, जो नाम वो फॉर्म करते हैं कि उसका सिंबल क्या होगा। नेम एंड प्लेस से रिलेटेड, जहां से वो मिला है एलिमेंट उससे हम उसका नाम डिसाइड करते थे। ठीक है, नाम डिसाइड करते थे कि कहाँ से वो मिला है। और वो नाम डिसाइड करने के बाद उसका जो प्रॉपर जो फर्स्ट या सेकेंड लेटर रहते थे वो हम उसका सिंबल फॉर्म करते थे। लेकिन आईयूपैक, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने पहले पहले क्या हुआ कि कुछ हम नाम, जैसे कि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का हमने H ले लिया। ठीक है, और हीलियम का है तो हीलियम का हमने H ही ले लिया। लेकिन फॉर एग्जांपल पोटेशियम है तो पोटेशियम का K कैसे लिया। तो ये इसने बताया कि क्या होता है, कुछ कुछ के जो नाम रहते हैं वो लैटिन और ग्रीक्स में भी होते हैं। लैटिन तो उनके नाम तो सेम ही है, जैसे अलग नाम रहेंगे ना तो उनके नाम के अकॉर्डिंग उनके सिंबल रखे गए जो कि ग्रीक लैटिन के नाम थे। फॉर एग्जांपल आयरन का लैटिन नेम था हमारा फेरम, फेरम के लिए आयरन का सिंबल रखा गया Fe। और गोल्ड का था ऑरम, तो Au रखा गया। पोटेशियम का क्या था, कैलियम था, तो इसलिए K रखा। और सोडियम का नाट्रियम था तो इसीलिए Na रखा गया। तो बहुत अलग हो जाता है ना। और ये भी डिसाइड किया कि जो फर्स्ट लेटर होगा किसी भी एलिमेंट का अगर सिंबल रहेगा वो कैपिटल में रहेगा और बाद में जो भी रहेंगे वो उसके स्मॉल पे डिनोट करेंगे। तो आप ऐसे कंफ्यूज मत होना कि किसी का जो नाम है उसके फर्स्ट जो लेटर नहीं है, कुछ जैसे सोडियम तो बिल्कुल ही मैच नहीं कर रहा है तो ऐसा होना चाहिए, यहाँ पे Na कैसे आ गया।
तो उसका लैटिन नेम, आप उसका लैटिन नेम ही देखेंगे क्योंकि उसका जो लैटिन नाम है उसके अकॉर्डिंग भी एलिमेंट्स के सिंबल डिजाइन किए गए थे। तो ये इसके बारे में आपको हम एटम्स के बारे में अब आपको इंट्रोडक्शन हो गया। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। आगे ये देखो एटॉमिक मास। एटॉमिक मास हम अब देखते हैं कि ये जो एटम्स रहते हैं इसके छोटे छोटे हमारे मास होगा, इसका कुछ वेट होगा, ये कैसे डिसाइड होगा। तो धीरे धीरे जब हम स्टडी करते गए तो हमें ये पता चला कि ये बहुत स्मॉल है और इंडिविजुअल एटम्स को, एक तो पहली बात ये इनडिस्ट्रीबल और इनडिविजिबल रहते हैं, इसको हम तोड़ के सबको अलग अलग का मास स्टडी करना बहुत ही डिफिकल्ट था। इट वाज नॉट पॉसिबल टू स्टडी द इंडिविजुअल मास और इंडिविजुअल वेट ऑफ एन एटम, क्योंकि ये सब एक पूरे बाउंडेड रहते हैं, बाउंड करके एक एलिमेंट फॉर्म करते हैं। तो एटॉमिक मास पूरा डिलीवर करना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट था, ठीक है। तो हमने डिसाइड किया कि हम एक किसी का भी लेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हमने उस टाइम लिया था क्योंकि ये अच्छे से सबके साथ रिएक्ट करता था। मतलब ऑक्सीजन का हम एक मास लेंगे और वो मास किसी से भी कंपेयर करेंगे, जैसे किसी दूसरे एलिमेंट से कंपेयर करेंगे तो उनका कुछ और मास बन के आएगा, तो हमें ये पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल उस टाइम पे उसका मास लिए थे ऑक्सीजन का हम लोग 1/16। तो अगर हम इसको दूसरे के साथ फॉर्म करेंगे, कंपाउंड एलिमेंट अगर कंपाउंड बनेगा, तो जैसे इसका 16 है और इसको दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो इनका दोनों का जो है, जैसे ए प्लस बी का जो भी मास बन के आएगा, तो हमें ए का तो पता है ना 1/16, तो इसको बोल सकते हैं कि जैसे 36 आया तो बी इज 1/16 ऑफ ए, ऐसे हम उसको ले पाएंगे। इसको बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, कि इसका इससे कंपेयर कर लिया। फिक्स्ड हम उसका नहीं बता पा रहे थे कि फिक्स्ड उसका कितना मास है, इसीलिए उस टाइम में हमने सोचा था कि एक का पर्टिकुलर एलिमेंट का हम एक मास फिक्स करते हैं और उसको दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे, ताकि अगर वो दूसरे के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें पता चल जाएगा ये इसका इसका कितना है। इसका तो पता है, तो जब आपको ए का पता है तो आप बी का निकाल सकते हो। तो उसको बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। पहले स्टडी करने के लिए ऑक्सीजन का 1/6 इसीलिए डिसाइड किया गया था क्योंकि ऑक्सीजन हर किसी के साथ एलिमेंट के साथ इजीली फॉर्म हो जाता था, लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ हम उसको रिएक्ट कर सकते थे, इसीलिए हमने क्या लिया था ऑक्सीजन। लेकिन धीरे धीरे 1961 में इसको चेंज करके हमने क्या ले लिया था, कार्बन ले लिया था। ओके, कार्बन, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है हर किसी में बढ़ जाता है, जैसे ऑक्सीजन आइसोटोप्स में होता है 2 3 4, तो आइसोटोप्स में हो रहा था तो इसका मास चेंज हो रहा था ऑक्सीजन का हर किसी के साथ, इसीलिए हमने कार्बन ले लिया था। कार्बन का हमने 1/12 ले लिया। देखो ये आगे बढ़ते हैं, जैसे कि रिलेटिव एटॉमिक थ्योरी है ना, जिसे हम रिलेट कर रहे थे। कार्बन का C12 एटम ले लिया था, दैट इज नंबर ऑफ टाइम्स एन एटम इज हैवियर देन 1/12 ऑफ एन एटम। जैसे कि अगर हम कार्बन को कंपेयर कर रहे हैं हीलियम के साथ या हाइड्रोजन के साथ, तो हम बोलेंगे कि हीलियम इज 1/12 ऑफ एन कार्बन, 1/12 ऑफ एन कार्बन, ऐसे हम उसको नाम देते थे। फॉर एग्जांपल अगर ये 4 है तो उसको बोल सकते थे कि 1/12 ऑफ एन कार्बन। तो ये रिलेट करने में हेल्प करता था कि इसका मास कितना है। रिलेटिव एटॉमिक थ्योरी इसको बोलते थे, और इट इज एवरेज मास ऑफ एन एटम 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन कार्बन इज 12 एटम्स। 12 एटम्स मतलब उसका उस टोटल का 12 एटम्स बनता है। उसके बाद बोलते हैं एटम, पहले यूनिट होता है ना, कुछ हर किसी का यूनिट होता है, जैसे कुछ भी हम लोग देखते हैं तो एटम, एटम का भी यूनिट था, तो एटॉमिक मास यूनिट, उसका वेट का जो यूनिट, जैसे हम लोग केजी लीटर्स वेट का देखते हैं ना, लीटर्स होता है, तो वैसे ही मास का यूनिट था। अर्लियर उसको AMU लिखे थे हमने, उसको क्या दिया था, 12 आइसोटोप्स को देख के हमने उसको AMU किया था। लेकिन धीरे से उसने जो हमारी IUPAC है, IUPAC उन्होंने चेंज करके U कर दिया, ना उसका जो सिंबल है वो U। तो आज का टॉपिक बस हमने पढ़ा एटम्स के बारे में, ये आप अच्छे से रिवाइज करेंगे, ये बहुत ही इजी है, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम मॉलिक्यूल्स के बारे में करेंगे, धीरे धीरे करके हम इसके सारे चैप्टर्स कवर करेंगे, क्योंकि एक साथ करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आप वन टाइम्स एक टॉपिक करिए, उसके नोट्स बनाइए, और बस इतना ही। तो आप क्वेश्चन बस अटेम्प्ट करना, जितने ज्यादा आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ वेयर यू आर लैकिंग, कहाँ आपकी प्रॉब्लम है, मतलब कहाँ जो चीजें आपको समझ में नहीं है। तो आज के टॉपिक में दैट्स इट। नेक्स्ट वीडियोस में हम उसमें मॉलिक्यूल्स ऑफ अदर चैप्टर कवर करेंगे। सो बाय बाय, सी यू वेल।